बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट नंबर 1 को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, माइक्रो ऑर्गेनिल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ा था और ये पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है कौन से साइंटिस्ट का जो है बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। और पार्ट नंबर 1 आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट नंबर 2, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया के बारे में जो है ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के जो है वो दो टाइप्स होते हैं। सेल के दो टाइप्स होते हैं। सेल दो किस्म का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो आप यहाँ पे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या है। तो यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? ऐसा सेल जो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं? मल्टी सेलुलर। तो आप यहाँ पे इस वर्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है। तो मल्टी सेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा सेलों से बना हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोकैरियोट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? जो एक सेल से बना हुआ हो। तो ये आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि जो प्रोकैरियोट होगा, उसके लिए कौन सी शर्त है कि वो जो है वो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा, एक सेल से बना हुआ होगा। तो प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो है कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता। तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट टेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट लेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि दैट लेक्स द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंदर सेल में होता है। ये सेल है, इसमें अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसमें जो है बाहर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के, वो इसमें नहीं होती। इसके बाहर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इसके मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और दूसरे जो ऑर्गेनेल होते हैं उनमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये बात ये है कि प्रोकैरियोट में जो है वो लेग्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। द टर्म हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक। ये जो है प्रोकैरियोट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। प्रो का मतलब है बिफोर, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस से पहले वाला जो है इसको कहते हैं प्रोकैरियोट। इसमें जो है फॉल्स न्यूक्लियस होता है, झूठा न्यूक्लियस होता है, जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स आर थॉट टू हैव बीन प्रोकैरियोट्स। और जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उसको जो है वो प्रोकैरियोट समझा जाता है। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स किसको समझा जाता था? बैक्टीरिया, आर्चिया। ये जो बैक्टीरिया, आर्चिया थे उसको जो है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स समझा जाता था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना हुआ है, तो वो जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। इन प्रोकैरियोट्स ऑल द इंट्रासेलुलर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स। प्रोकैरियोट में जो भी इंट्रासेलुलर वाटर
सोल्यूबल जो कंपोनेंट होते हैं जो इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और मेटाबोलाइट्स हैं दूसरे, आर लोकेटेड टुगेदर इन द साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? वो इसमें अंदर जो है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? साइटोप्लाज्म में अंदर लोकेट होते हैं, जो इनक्लोज्ड किया गया है सेल मेम्ब्रेन से। इसमें अंदर जो बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद है यूकेरियोट। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि यूकेरियोट क्या है। यूकेरियोट ऐसे जानदार वो सेल हैज न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन, जिसमें जो है न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन हो, जो बंद किया गया हो मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं यूकेरियोट। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में क्या फ़र्क है। कि प्रोकैरियोट में जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और यूकेरियोट में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाहर जो है उसके मेम्ब्रेन होती है। और ये भी वर्ड ग्रीक है जिसका यू का नाम है वेल या ट्रू, एक सच्चा मीन्स ट्रू, और कर्नल का मतलब है एक न्यूक्लियस, जिसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस हो। प्रोकैरियोट जो कहते हैं फाल्स न्यूक्लियस, और इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस हो। तो यूकैरियोट सेल आल्सो कंटेन अदर मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल्स, और यूकैरियोट जो है उसमें दूसरे जो हैं ऑर्गेनेल जो शामिल होते हैं। ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल कहते हैं जो भी अंदर सेल में ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेल में अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं, जो भी अंदर मींस कंपोनेंट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, और दूसरे जो हैं सेल्स होते हैं। इन एडिशन सम सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड algae कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और जैसे कि ह्यूमन सेल्स हैं, एनिमल सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus होते हैं। तो प्लांट सेल या अल्जी सेल में जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपने जो है मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में और जो है इंटर में पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके जो है वो केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को जो है किसे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो आप सारी नई जो है वो पढ़ते आगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है वो क्या है? ये यूकेरियोट सेल है, और ये जो है प्रोकैरियोट सेल है। तो इसमें देखेंगे ये जो है इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस है आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। और इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसे जो है वो अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट है। तो इन डिफरेंशिएट से जो है वो ज़्यादा समझ में आता है। डिफरेंशिएट है कि इसका जो है प्रोकैरियोट का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंपल है, प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल है, और उसकी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जो किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि ये जो है किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट और स्टीरोल। और प्रोकैरियोट में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, बाहर वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टीरोल शामिल नहीं होते कंटेन, वो जो है कार्बोहाइड्रेट और स्टीरोल से नहीं बनी होती। पर अगर हम यूकेरियोट की बात करें तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें शामिल होते हैं स्टीरोल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। तो अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें, ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो इसमें जो है ओनली फ्यू ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें जो है बट इसमें जो है कुछ ऑर्गेनेल जो हैं बस प्रेजेंट होते हैं, थोड़े ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नन आर बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन से जो है कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है वो बाउंड नहीं होते। तो यूकेरियोट में जो है यूकेरियोट में ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनवेलप बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये जो ऑर्गेनेल होते हैं वो इनवेलप बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ये जो है वो इसके बाहर जो कवरिंग होती है जिसको कहते हैं एनवेलप, वो इनवेलप बाउंड होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ऑर्गेनेल हैं जो सेल में अंदर पाए जाते हैं। तो उसके बाद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? तो हम पढ़ रहे हैं कि सेल प्रोकैरियोट में जो है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, और यूकेरियोट में जो है वो किस किस्म का जो है न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात आपको मैंने पढ़ाई थी कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोट में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। विद देयर न्यूक्लियर मटेरियल
डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्यूजली थ्रू इंटीरियर ऑफ सेल। और इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इसमें अंदर जो मटेरियल होता है वो डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे जो है डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटीरियर द सेल, सेल में अंदर। प्रोकैरियोट कंटेन है सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इसमें अंदर डीएनए शामिल होता है वो सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड का होता है, एंड हैव नो हिस्टोन, और इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। जैसे आप जो है ये मैं जो है यहाँ पे जो है इसकी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो है ये क्या होता है, डीएनए होता है, ये डीएनए का डी स्ट्रक्चर होता है। डीएनए या क्रोमोसोम्स का, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो आप हैरानमाई कर सकते हैं। बाकी ये जो है एक डीएनए का होता है, ये जो है ऐसे ही डीएनए का होता है। फिर इसमें जो है इसमें शामिल होती हैं, ये जो डीएनए बना होता है ना, इसमें जो है शामिल होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये इसमें जो शामिल होती हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोकैरियोट में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, डीएनए में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसमें जो है इसमें जो है न्यूक्लियस जो होता है सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में सेपरेट किया गया है बाय ए डबल मेम्ब्रेन से, एंड कंटेन बोथ क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, और उसमें शामिल होते हैं क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मीन्स जैसे सेल में अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताता रहा हूँ कि जैसे कि जो है ये एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेल का। ये क्या है, एक सेल है। तो इसमें अंदर सेल में अंदर क्या होता है, सेल में अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल में अंदर होता है न्यूक्लियस, ये जो है अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स है क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन है जो इस बाउंडेड है। और इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, सॉरी साइटोप्लाज्म। इसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं फ्लूइड ऑफ द सेल, इसका साइटोप्लाज्म। इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है जिसमें जो है एम्बेडेड होते हैं दूसरे दूसरे ऑर्गेनेल्स। तो ये जो है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को जो अलग करने वाली चीज़ है, ये मेम्ब्रेन बाउंड की ओर देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ यूकैरियोट्स इज अरेंज इनटू मल्टीपल क्रोमोसोम्स बाउंड टू द प्रोटीन हिस्टोन। और इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यूकैरियोट्स में अरेंज इनटू मल्टीपल क्रोमोसोम, इसमें जो है मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं जो बाउंड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से। तो इसमें जो है फ़र्क ये है कि इसमें जो है डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है और इसमें जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप अपने दिमाग में बिठा लें कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। ये क्या है, प्रोकैरियोट है, जिसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो ड्यू नहीं होता। हैव स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये तो हमने बात पढ़ी है कि इसमें जो है ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें जो है न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे, तो ऐसे लगेगा कि ये जो है एक कैप्सूल है, कैप्सूल की तरह जो है ये बैक्टीरिया लगेगा। तो पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कौन से पार्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है इसमें जो है कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फ्लैजिला होता है, प्लाज्मिड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियड होता है, मीसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है और प्लाई होता है, जो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि कैप्सूल का जो है वो कौन सा फंक्शन है इसमें बैक्टीरिया में। तो कैप्सूल जो है आउटर मोस्ट थिक रिजिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट जो थिक और रिजिड जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जो रिजिड आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कैप्सूल। इसकी जो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है 98% जो है वाटर शामिल होता है और 2% जो है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन शामिल होती है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स, कि इसमें जो है वो कितना परसेंट पानी शामिल होता है, 98%।
पानी शामिल होता है और 2% जो है ग्लाइकोप्रोटीन शामिल होती है। तो ये जो है इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट इज़ आइडेंटिक टू बैक्टीरिया। ये जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है। इससे जो है बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है कि ये जो है कौन से किस्म का बैक्टीरिया है, कि इसको जो है डिसाइड करता है कि इसकी जो है विरुलेंस कितनी है। विरुलेंस कहते हैं शिद्दत को। ये जो है कितनी शिद्दत से जो है वो मीन से डिजीज पोज करवा रहा है। तो कैप्सूल से हमें पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो कितना खतरनाक है और कितनी मीन शिद्दत से जो है वो डिजीज कोज करवा रहा है। तो अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये जो है बैक्टीरिया को जो है प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल जो है आउटर इन्वायरमेंट होता है, जो आउटर इन्वायरमेंट होता है और फेगोसाइटोसिस जो सेल होते हैं उससे जो है उसको प्रोटेक्ट करता है एंड आल्सो गिव शेप, और इसको जो है बैक्टीरिया को शेप देता है एंड साइज टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को साइज देता है एंड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस जो है इससे बचाता है। फेगोसाइटोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस इसको कहते हैं ईटिंग प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस को कहते हैं ईटिंग प्रोसेस। ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में अंदर जो क्या करता है कि बैक्टीरिया, बाहर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं या सेल डिब्रिज होते हैं, खराब सेल होते हैं, उनको जो है वो क्या क्या करता है, हमारे अंदर सेल होते हैं उनको जो है वो खा जाते हैं। तो उन इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जिसको कहते हैं ईटिंग प्रोसेस या इसको सुसाइड सेक भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को जो है वो इंजल्ट कर देता है, खा जाता है। तो कैप्सूल का मेन फंक्शन ये है कि इसको जो है बैक्टीरिया को किससे बचाता है, फेगोसाइटोसिस से जो है वो बचाता है। इट कोज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, और इसी वजह से ये जो है कैप्सूल जो है वो डिजीज कोज करवाता है ह्यूमन बॉडी में। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, और ये जो है अटैचमेंट में मदद करता है। बैक्टीरिया जो है किसी दूसरी चीज़ से अटैच होता है तो इसमें अटैचमेंट में मदद करता है एंड रिपल्जन विद अदर बैक्टीरिया, और दूसरे बैक्टीरिया से जो है रिपल्स करने से मदद करता है। ओके, तो अब पढ़ेंगे सेल वॉल का क्या फंक्शन है, क्या रोल है इस पे बैक्टीरिया। तो सेल वॉल जो है इट इज़ आल्सो थिक स्ट्रक्चर, ये भी एक थिक स्ट्रक्चर है। कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसमें थिक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो है आपको मीन्स एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मीन्स ये जो है मैं लेक्चर बता रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको मैं एमसीक्यूज़ भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस मेरी पॉइंट को आप इस जो है इस बातों को जो है अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये जो है आपको बहुत काम आएगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। वी कैन आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एज ग्राम पॉजिटिव, और सेल वॉल की मदद से जो है हम बैक्टीरिया को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेदर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की बेसिस पे हमें पता चलता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है ना वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खतरनाक होता है। ये जो है दोनों बैक्टीरियाज के टाइप हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल की बेसिस पे इनकी जो है वो सेल वॉल जो है डिफरेंट होती हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ नहीं करवाते जितनी खतरनाक डिजीज़ जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करवाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल, और इसको जो है शेप प्रोवाइड करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल बैक्टीरिया, और सेल बैक्टीरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो है थिन लेयर है मेड अप विथ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और ये जो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी हुई है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी बात आप अपने दिमाग में बिठा ली, ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि एक होता है परमिएबल, एक होता है परमिएबल। मिसाल की बात पर यहाँ पे एक बाउंड्री है, यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है परमिएबल का मतलब ये है, परमिएबल परमिएबल का मतलब ये है कि बाहर वाली चीज़ें सारी अंदर आ सके, सारी अंदर को जो है वो अंदर एंटर हो सकी, तो उसको कहते हैं परमिएबल।
बाहर वाली जो भी सेल्स हैं वो अंदर एंटर हो सकें, जो भी चीज़ें हैं उस इस डोर के ज़रिए अंदर एंटर हो सकें, कोई भी आने का शर्त ना हो, तो उसको कहते हैं परमिएबल। और सेमी परमिएबल कहते हैं कि आधी चीज़ें अंदर एंटर हों, आधी चीज़ें ओके, आधी चीज़ें अंदर एंटर हों और आधी चीज़ों को जो है वो अंदर एंटर होने से अलो नहीं किया जाए। आधी चीज़ें जो है वो अंदर आ सकें परमिट को उनको, तो उसको कहते हैं सेमी परमिएबल। और उसके बाद ये सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ह्यूमन्स और ये किसको कहते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स में होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है जो सेलेक्टिव चीज़ों को जो है वो अंदर एंटर होने दे। सेलेक्टिव सेल को जो है वो अंदर एंटर होने दे, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव। तो अब हम आ रहे हैं कॉन्सेप्ट में। तो ये जो है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल आधे लोगों को जो है, जो लोग हैं सेमी परमेबल है, आधे लोगों को जो है वो अंदर एंटर होने देती है, आधे सेल को जो है वो अंदर एंटर होने देती है, फुली परमेबल नहीं है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है सॉरी साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स। ये जो है जेल लाइक मैट्रिक्स है, जेल की तरह बना हुआ है, जो बना हुआ है वाटर से, एंजाइम से, न्यूट्रिएंट्स से, जिसमें शामिल जो है वाटर होता है, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड कंटेन सेल स्ट्रक्चर जैसे कि राइबोसोम्स और क्रोमोसोम्स। इसमें जो है साइटोप्लाज्म में जो है वो क्या क्या शामिल होते हैं, राइबोसोम्स और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं, बड़े होते हैं। और ये किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, एंजाइम से बना हुआ है, न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, वेस्ट से बना हुआ है और सेल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो अगर हम इसके प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड क्या है कि इट इज़ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। ये जो है एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। ये क्या करता है, डिफेंड बैक्टीरिया को जो है डिफेंड करवाता है। बैक्टीरिया को जो है वो बैक्टीरिया के जो है वो डिफेंड करता है, बचाता है। अ रेजिस्टेंस जीन, इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस जीन होती है। रेजिस्टेंस जीन का मतलब ये होता है कि ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक से जो है वो इसको रेजिस्ट करवा सकें। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में अंदर बैक्टीरिया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं हमारे अंदर बॉडी में, तो ये क्या करेगा कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया को जो है वो रेजिस्ट करेगा। ये जीन जो है वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे बैक्टीरिया को, मीन्स एंटीबायोटिक से, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस जी। तो ये फंक्शन है प्लाज्मिड का। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो क्या करवाता है, राइबोसोम तो आपको पता है कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है मदद करता है। उसके बाद है मीजोसोम्स। मीजोसोम जो है इन्वेजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है इनसे, ये जो है किससे निकला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से जो है वो इन्वेज होता है, सेल मेम्ब्रेन से जो है वो निकलता है। तो इसका काम क्या है कि ये जो है हेल्प इन सेल डिवीजन, ये जो है सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल को जो है डिवाइड होने में मदद करता है। बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसको डिवाइड करने में मदद करता है। हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करता है। डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, ये जो रेप्लिकेशन होती है ये कौन करवाता है, मेसोसोम करवाता है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इसमें जो है इसमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम जो है इट इज लॉन्ग थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है एक थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इट वर्क्स लाइक एन एंटीना, ये जो है एंटीना के तौर पर काम करता है। एंटीना का काम का क्या होता है कि एंटीना जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करती है, विच गिव्स सिग्नल टू बैक्टीरिया फॉर फूड डेंजर लोकोमेशन। तो फ्लैजिलम का मतलब क्या होता है, फ्लैजिलम का काम क्या होता है कि एक लाइक एंटीना, एंटीना के तौर पर ये काम करता है, जो बैक्टीरिया को सिग्नल देता है कि कहाँ पे खाना पड़ा हुआ है और कहाँ पे जो है वो डेंजर है, डेंजर लोकोमेशन, कहाँ पे जो है वो खतरा है, तो उसको जो है वो फ्लैजिलम बताता है। मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, और ये जो है किससे बना हुआ है, फ्लैजिलन प्रोटीन से बना हुआ है। ये भी बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, तो उसके बाद है पिलाई। पिलाई जो है इट इज स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये थिक था, ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद अदर बैक्टीरिया, और इसका काम क्या है कि बैक्टीरिया को जो है वो अटैचमेंट में मदद करता है, बैक्टीरिया को जो है वो अटैच करता है दूसरे बैक्टीरिया से।
ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने में मदद करता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने में जो है ये पिलाय मदद करता है। तो जस्ट मूवमेंट में जो है, अटैचमेंट में किसी चीज़ से जो है बैक्टीरिया अटैच होता है, तो पिलाय की मदद से होता है। तो उसके बाद है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है इट इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर अ क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। न्यूक्लियोइड जो है सिंपल ये है कि ये जो है रीजन है, ये रीजन है साइटोप्लाज्म का, ऐसी साइटोप्लाज्म की ऐसी जगह जहाँ पे जो है क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाए, जहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है, लोकेट करता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है वो मार्फोलॉजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो मार्फोलॉजिकल का मतलब क्या है? मार्फोलॉजी का मतलब ये है कि शेप और साइज। तो बैक्टीरिया को जो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोलॉजी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, बैक्टीरिया को जो है वो साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को जो है वो एक होता है कोकाई, एक होता है बेसिलाई और एक होता है स्पाइरल। तो बैक्टीरिया को जो है वो मार्फोलॉजिकली शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया गया है किन ग्रुप्स में? कोकाई में, बेसिलाई और स्पाइरल में। तो स्पाइरल को फर्दर स्पाइरला, विब्रियो और स्पायरोचीटा। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि स्फेरिकल कोकाई शेप कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं कि कोकाई। तो ये जो है कोकाई शेप कौन सा होता है? ये जो है ये शेप है बैक्टीरिया के जो है वो शेप होते हैं। हर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। तो जैसे कि हमारे अंदर जो है एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में हर किसी का शेप अलग है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा शेप अलग है, तो दूसरे एनिमल्स हैं, उनका शेप अलग है, हर किसी का जो है वो अलग अलग शेप है। तो बैक्टीरिया में जो है वो शेप के हिसाब से मार्फोलॉजी के हिसाब से इसको जो है वो फर्दर ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्फेरिकल कोकाई शेप, दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप, और इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप होता है। फर्दर क्लासिफाइड इज मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रेटोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, या डिप्लोकोकस नमूनिया और नेमोनिया, टेट्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, या सार्किनोकोकस, और उसके बाद है स्टेफलोकोकस या स्टेफलोकोकस एनिमस। ओके, ओरस। तो यहाँ पे मोनोकोकस का मतलब ये है कि जिसमें एक सर्किल हो, एक ओवल शेप का बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं मोनोकोकस। डिप्लोकोकस जो दो का बना हुआ हो, और ट्रेट्रोकोकस जो चार का बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं ट्रेट्रोकोकस। जिसमें जो है चार ओवल शेप हो, तो उसको कहते हैं ट्रेट्रोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस जो ऐसे चेन वाइज बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। सार्किनो कहते हैं आठ को, सार्किनोकोकस जो जो आठ ओवल शेप से बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं सार्किनोकोकस। और स्टेफलोकोकस जो ऐसे मीन्स जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, ऐसे जो है ऐसे बना होता है स्टेफलोकोकस, जैसे क्लस्टर होते हैं अंगूर का। तो उसके बाद ये दूसरा शेप है बेसिलाई, या उसको कहते हैं बेसिलस। दीज आर रोड शेप। इसका जो है कौन सा शेप होता है? रोड शेप होता है। ये जो है एक रोड शेप होता है। तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोबेसिलस ऐसे जिनको जो है, जिसकी जो है एक रोड से बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं मोनोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस जो दो से बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं डिप्लोबेसिलस। और पेलीसेड कहते हैं जो ऐसे बने हुए हो, तो उसको कहते हैं पेलीसेड। और स्ट्रेप्टोबेसिलस जो चेन वाइज बने होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो उसके बाद है स्पाइरल। दिस बैक्टीरिया नॉट स्टेट, ये जो है स्टेट नहीं होता है, दे हैव वन और मोर ट्विस्ट। और इसमें जो है एक या एक से ज्यादा जो है वो ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट बने होते हैं। ये स्टेट नहीं होते, ऐसे जो है वो ट्विस्ट बने होते हैं, तो इसको कहते हैं स्पाइरल। तो दे हैव बायपोलर टफ्ट, इसमें जो है बायपोलर टफ्ट होते हैं, कलेक्शन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। टफ्ट कहते हैं कलेक्शन लाइक थ्रेड को, जैसे कि आप यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऐसे जो है वो थ्रेड बना होता है, उसको कहते हैं टफ्ट। इसमें जो है बायपोलर टफ्ट होता है। और फ्लैजिला जो है इसको जस्ट मूवमेंट में मदद करता है। आपने
प्रीवियस जो है कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजेला जो है जस्ट मूवमेंट में मदद करता है। तो दूसरा इसमें शेप है विब्रियो। विब्रियो दीज बैक्टीरिया और कोमा शेप, ये जो है कोमा शेप होते हैं विब्रियो। तो ये भी आप मीन्स आपके एग्जाम में जो है एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से जो है वो कोमा शेप होते हैं। तो आप जो है शेप में भी, इसमें शेप में जो है अच्छे तरीके से जो है शेप्स भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें शेप में जो है आपको एमसीक्यू आ सकता है कि मोनोबैसिलस किसको कहते हैं, या बेसिलो बेसिलो मीन्स और डायबैसिलस, या मोनोकोकस किसको कहते हैं, डायकोकस किसको कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और इसको जो है सार्किनो ये किसको कहते हैं। तो ये जो है सारे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं। तो इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। उसके बाद दूसरा शेप है स्पाइरेला। दे हैव रिजिड एंड शॉर्ट लेंथ, ये जो है शॉर्ट होते हैं और रिजिड होते हैं, लेंथ में सख्त होते हैं। कंटेन फ्लैजिला एट द एंड, और इसमें जो है फ्लैजिला जो होता है वो एंड में होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम रूपरा। और उसके बाद है स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स ये जो है लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं। वैसे इंटरनल फ्लैजिला, और इसमें अंदर इसके फ्लैजिला जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं। या एंडोफ्लैजिलम, इसमें जो है फ्लैजिला अंदर होते हैं जिसको कहते हैं एंडोफ्लैजिलम। और इसका एग्जाम्पल है ट्रेपोनोमा और लेप्टोस्पिरा। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होते, उनके जो है कोई भी कॉमन शेप नहीं होते। जैसे कि हमने प्रीवियस जो है शेप पढ़े थे कि एक जो थे वो बेसिलस टाइप थे, रोड शेप थे, एक गोल मीन्स ओवल शेप थे, और एक कोमा शेप थे। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो है अनकॉमन शेप होते ही, जैसे एक्टिनोमाइसिस, एक्टिन रे माइसिस फंगस। तो ये जो है ये रिजिड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रिजिड ऑर्गेनिज्म सख्त होते हैं, लाइक ड्यू बैक्टीरिया की तरह होते हैं, बट दे रिजेंबल फंजाई इन दैट दे एग्जिबिट ब्रांचिंग एंड टेंड टू फॉर्म फिलामेंट्स। और ये जो है रिजेंबल करते हैं फंजाई की तरह, इसका जो शेप होता है फंजाई की तरह होते हैं, फंजाई की तरह बने होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, पर ये जो है जस्ट लुक लाइक अ रिजेंबल फंजाई की तरह होते हैं। और इसमें जो है दे एग्जिबिट ब्रांचिंग एंड टेंड टू फॉर्म फिलामेंट्स, और इसमें जो है फिलामेंट नहीं होते। और ये जो है वो कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो आप पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया को जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन गिजाइयत के तौर पर मोड जो होता है, तो बैक्टीरिया को जो है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होते हैं ऑटोट्रोफिक, जो अपना खाना खुद बनाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक जो अपना खाना खुद ना बनाए पर बाहर किसी चीज से बना हुआ खाना लें, तो उसको कहते हैं हेटरोट्रोफिक। तो 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोफिक, दूसरे होते हैं हेटरोट्रोफिक। तो ये जो है क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में। तो ऑटोट्रोफिक जो होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक। और हेटरोट्रोफिक में जो है एक होते हैं सेप्रोफाइटिक, दूसरे होते हैं पैरासाइटिक, और तीसरे होते हैं सिम्बायोटिक। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोटोसिंथेसिस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये प्रोसेस प्लांट में होता है। प्लांट में अंदर एक शामिल होता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट तो आपको पता है कि ये सनलाइट क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है, लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में से जो है वो अपना खाना जो है वो बनाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट मींस लाइट एब्जॉर्बिंग जो प्रोसेस है। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनना। लाइट से जो खाना बन रहा है उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ये जो है दीज माइक्रो ऑर्गेनिल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो
जिसमें शामिल होता है लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जिसमें जो है लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जैसे कि प्लांट में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट था क्लोरोफिल, तो इसी तरीके से इसमें बैक्टीरिया में कौन सा होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो मेक देम कैपेबल, जो इसको इस काबिल बनाता है कि ये जो है लाइट एनर्जी को, सनलाइट को, लाइट की एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो है कैसे बनाता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिक्स करके, इससे जो है ये जो है केमिकल है, सनलाइट लेके इसने जो है केमिकल बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो इसको कन्वर्ट किया C6H12O6 में। इसको कहते हैं हम शुगर ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं, और प्लस सल्फर, सल्फर जो है वो रिलीज कर देता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम ETC। और दूसरे हैं कीमोसेंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसेंथेटिक बैक्टीरिया सिंपली ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल से फूड हासिल करें। तो ऐसे बैक्टीरिया जो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी के लिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं और इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ऐसे बैक्टीरियाज को कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं कि ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल दें, जैसे आयरन है, आयरन ये जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो एक होते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल हों, ये निशानी है, ये एक साइन है। तो ये जो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल हों तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक, और सॉरी ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कहते हैं ऐसे कंपाउंड कंपाउंड को जिसमें जो है या तो कार्बन शामिल हो या तो हाइड्रोजन शामिल हो। जैसे हम मिसाल लें CH2O और C6H12O6 ग्लूकोज। तो C भी है, H भी है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। और CH4 मीथेन, तो ये क्या है, C भी है, H भी है, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है, C है पर H नहीं है, तो ये क्या हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ। O2 ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। तो ऐसे मीन्स कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक, और जिसमें जो है कोई भी एक शामिल हो तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो जैसे कि इनऑर्गेनिक, जैसे आयरन 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 है, या दूसरे जो हैं सल्फर हैं, दूसरे जो हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि ये जो है आयरन से अपना खाना बनाते हैं। आयरन में जो है वो चिपक के उससे जो है वो आयरन से जो है वो क्या करते हैं, अपना खाना हासिल करते हैं। तो खाना कैसे बनाते हैं, उसको जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो आयरन है जो भी है उसको जो है ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको जो है ऑक्सीडाइज करके जो है उससे खाना हासिल करते हैं। तो जैसे ये है NH3 ओके, NH3, तो NH3 अमोनिया, NH3 क्या है, इसमें जो है आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, NH3, इसमें हाइड्रोजन देख रहे हैं पर कार्बन नहीं है, तो ये क्या हुआ, और ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो इसको जो है वो क्या करेगा कि ये जो है इसको जो है ऑक्सीडाइज करके एनर्जी हासिल करेगा। उसमें जो है ये केमिकल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें जो है वो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो उसके बाद है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना हासिल करें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना किससे हासिल करें, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक मरी हुई चीज़ों से खाना हासिल करें, तो उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो भी मरी हुई चीज़ें होंगी, वो जो फूड होगा, तो बैक्टीरिया इसको जो है वो खाएंगे। तो वो क्या है, डेड चीज़ें, मरी हुई चीज़ें क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बैक्टीरिया उनको एब्जॉर्ब करेगा, पहले खाएगा और एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी बैक्टीरिया को। तो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको जो है वो ज़रूरी क्या है कि उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि हमारी बॉडी में अंदर प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि हम जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, निवाला खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। तो उसको मीन्स एब्जॉर्ब होने के लिए
एब्ज़ॉर्ब होता है एनर्जी हासिल करने के लिए। एब्ज़ॉर्ब होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो जो है वो सिंपल हो, सिंपलर बन जाए। तो ये भी क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाने के लिए अपने अंदर जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जो उस फूड को जो है वो डाइजेस्ट करता है और एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। द एंजाइम सीक्रेट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी तरीके से वो एंजाइम क्या करता है कि वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है वो सिंपलर कंपाउंड में जो है वो बना देता है। और अगर वो जो है वो जैसे ही वो जो है वो सिंपल बन जाता है, तो वो जो है इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाता है और उससे जो है उसको बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका जो है बैसिलस एसिडिक लेक्टाई या एसिडोबैक्टर ईटीसी। तो उसके बाद है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो ये जो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो खाना हासिल करें टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स के टिश्यू से खाना हासिल करें, दूसरे जानदार से खाना हासिल करें, दूसरे जानदार के टिश्यू से खाना हासिल करें, तो उसको कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बता दिया था कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया, मिसाल के बात पर हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया कोई अंदर चला गया, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया क्या करेगा कि हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, तो उसको जो है वो हार्म देगा, उससे जो है वो खाना हासिल करेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गन्स के टिश्यू से खाना हासिल करें, उसको कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज़ करवाते हैं, खतरनाक डिजीज़ कॉज़ करवाते हैं। द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और पैथोजेनिक, जैसे कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज़ करवाते हैं तो उसको कहते हैं पैथोजन। तो वो जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, व्हिच कॉज़ वेरियस डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डिजीज़ कॉज़ करवाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो डिजीज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसके अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसका जो है बैसिलस एंथ्रेसिस, सल्मोनेला टाइफाई, माइकोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरा और ईटीसी। तो अब ये लास्ट टाइप है बैक्टीरिया का, वो है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक ऐसे बैक्टीरिया जो लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिम्स, जो दूसरे जानदारों में अंदर रहें दोस्ती की तरह। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक कहते हैं दोस्ती को, जो क्लोज एसोसिएशन बनाए दूसरे ऑर्गेनिम्स से एज ए सिम्बायोन्स, दोस्ती के तौर पर, जो हमारे अंदर रहें पर हमारे अंदर जो है वो हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, तो उसको कहते हैं सिम्बायोन्स। और ये जो है बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिम्स, और ये जो है बेनिफिशियल हैं जानदार के लिए, और हमारे अंदर ये जो है वो क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं हमें। जैसे कि कोई बैक्टीरिया होते ऐसे होते हैं जो डाइजेशन करवाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो हमें जो है वो एक प्रोटेक्शन देते हैं, ये जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक मिसाल है नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल फ्लोरा हम आगे चल के पढ़ेंगे डीपली। तो नॉर्मल फ्लोरा एक ऐसे ऑर्गेनिम्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं पर हमें जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचती रहे, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।